हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जो हम लोग अपने पिछले क्लास यानी सेवेंथ में इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी ऑलरेडी ले चुके थे। और ये चैप्टर हमारा टेंथ में भी है और टेंथ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अब हम लोग टेंथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एसिड है, उसके बाद बेस है, उसके बाद सॉल्ट है। तो जैसा कि हम लोगों ने एसिड के बारे में सेवेंथ में कुछ डेफिनेशन पढ़ा था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बेस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, वो एसिड होता है। यानी कि जो बेस को न्यूट्रलाइज कराए। इसके बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड टेस्ट होता है, कोरेसिव नेचर होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है सेवेंथ में। तो हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो एसिड, सबसे पहली बात एसिड होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो डेफिनेशन अभी इंटायरली पूरा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड के अनुसार डेफिनेशन भी बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले इसको जो डिफाइन करेंगे, उसे डिफाइन करने से पहले कुछ हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं। तो सर मतलब जनरली जो हमारे एवरीडे लाइफ में कुछ एसिड होते हैं जिनको हम लोग देखते हैं या यूज़ करते हैं, उन एसिड के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ते हैं। तो वो एसिड जो होता है जनरली देखते हैं हमारे दही में एसिड पाया जाता है, जिसे हम लोग लैक्टिक एसिड कहते हैं। उसके बाद एसिटिक एसिड विनेगर में फूड प्रिजर्वेटिव जिसे बोलते हैं उसमें पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो ऑरेंज में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड जो टमाटो में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो एंट्स वगैरह हम लोगों को स्टिंग करता है, तो वह हमारे बॉडी में हम लोग सेवेंथ में पढ़े थे कि वो कुछ एसिड डाल देता है, जिस एसिड की वजह से हम लोग को सीवर पेन होता है। तो उस एसिड को बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। उसके बाद होता है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड जो हम लोग सोडा यूज करते हैं, उस सोडा में जो एसिड पाया जाता है उस एसिड को बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। तो डेली लाइफ में हम लोग जितने भी एसिड का यूज करते हैं उसे एक बार हम लोग मेंशन कर लेते हैं। जैसे कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड अपना कर्ड में पाया जाता है। उसके बाद है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये कहाँ पे पाया जाता है? तो विनेगर में पाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेवेंथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में जो है बनता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं कहाँ पे पाया जाता है? स्टोमक में। ठीक है। उसके बाद साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है। जो कहाँ पाया जाएगा? ऑरेंज में। और साइट्रिक एसिड जो होता है उसे विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी। उसके बाद आता है ऑक्सैलिक एसिड। जो ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? एंट में। कार्बोनिक एसिड सोडा में पाया जाता है। सोडा का हम लोग यूज करते हैं सोर्स एसिड में। तो ये इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डेली लाइफ में कुछ एसिड होते हैं जिन एसिड का यूज हम लोग करते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब हो। अब हम लोग चलते हैं कि एसिड के बारे में। ये तो कॉमन सी बात है जो एवरी डे लाइफ में हम लोग इन एसिड को देखते हैं या यूज करते हैं। तो अब एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया और एसिड, बेस और सॉल्ट मैटर के कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेते हैं।
बच्चों हम लोग मैटर को क्लासीफाई 9th क्लास में फिजिकली क्लासीफाई जो कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इनटू टू कैटेगरीज हम लोग पढ़े थे। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में हम लोगों ने उसे बांटा था। प्योर में दो पार्ट बांटा था, क्या बांटा था? तो प्योर में एलिमेंट एंड कंपाउंड बांटा था। तो यहाँ पे ये जो हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट है, ये तीनों किस में आता है? कंपाउंड में आता है। किस में आता है? कंपाउंड में आता है। तो हमें यहाँ पे यही जानकारी रखना था कि एसिड बेस और सॉल्ट मैटर का कौन से क्लासिफिकेशन में आता है कि ये सारे के सारे कंपाउंड होते हैं। तो एसिड बेस सॉल्ट कंपाउंड में आते हैं। तो एसिड के बारे में हम लोग जो अगर पढ़ना चाहें तो एसिड का अगर क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड जब हम करेंगे तो इसमें क्या क्लासिफाई होगा? एसिड जनरली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। अब क्वेश्चन आता है कि इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है और ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। तो इनऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड को बोला जाता है। इनऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम होता है मिनरल एसिड। क्या होता है? मिनरल एसिड भी इसका नाम। तो देखो ऑर्गेनिक एसिड क्या है और इनऑर्गेनिक क्या है। ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक है। द एसिड विच इज द एसिड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के मिनरल्स के जरिए बनाया जाए, मिनरल्स से बनाया जाए, ऐसा एसिड जो अर्थ में पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स से लैब में बनाया जाए, लैब में बनाया जाए, वो इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड कहलाता है। तो इसको हम लोग डिफिनेशन के तौर पे लिख लेते हैं कि इनऑर्गेनिक एसिड क्या है। तो एसिड प्रिपेयर्ड from the minerals of the earth, ये लैब में बनाया जाता है। और ये यूजुअली जो होता है इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड, ये यूजुअली डेंजरस होता है, और डेंजरस होने की वजह से इसे जो हैंडल करना होता है तो वो हैंडल विद केयर करना होता है। तो इसमें अगला जो है हमारा, इसमें कुछ हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ इन द लैब। इट इज यूजुअली, हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज यूजुअली डेंजरस, डेंजरस होता है। तो इसलिए इसको क्या करना चाहिए? एंड नीड टू बी हैंडल, need to be handled with care। ऐसे इसको हम लोग करते हैं कि एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, इट इज यूजुअली डेंजरस एंड नीड टू बी हैंडल्ड विद द केयर। अब कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड का। इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो कैसे देखेंगे? इसको हम लोग मिटाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद हो गया नाइट्रिक एसिड। ये सब स्ट्रॉन्ग मतलब ये इनऑर्गेनिक एसिड में आता है। कार्बोनिक एसिड, ये एग्जाम्पल है इनका, ये सब एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात जो आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कैसे बना। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को ही बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे होगा? इसका वैलेंसी 1, इसका 1, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा?
HCl बनेगा, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड में एक्चुअली वो क्या होता है कि हाइड्रोजन सल्फेट को बोलते हैं, नहीं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो H2 कैसे बनेगा, हाइड्रोजन 1 SO4 का कितना होता है 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा और SO4 बनेगा। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रेट, हाइड्रोजन और नाइट्रेट से, तो यहाँ पे भी 1 होता है और यहाँ पे भी 1 होता है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, HNO3 बनेगा अपना। उसके बाद कार्बोनिक एसिड है, वो कार्बोनिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोला जाता है कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन और कार्बोनेट, कार्बोनेट का 2 हाइड्रोजन का 1, ऐसे जब भी बनेगा तो क्या होगा H2CO3। इसका ना हम लोग थोड़ा सा नेम भी लिख देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, क्या होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड को ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किसे कहते हैं, हाइड्रोजन एंड सल्फेट, तो हम लोग लिख देते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन नाइट्रेट, कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये इस तरह से कुछ एग्जाम्पल इसका है। हम लोग आगे अब ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड क्या है, इसका कुछ एग्जाम्पल को भी हम लोग देखेंगे, ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल का भी हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनिक, अब ये एसिड होता क्या है, तो जनरली ये जो एसिड है एसिड दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ये क्या है, एक ऐसा एसिड जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किया जाए। एसिड्स that can be obtained from the living थिंग्स से जो भी एसिड ऑब्टेन किया जाए उसे ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या है, जो लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट से, एनिमल के बॉडी से, इन सब चीज़ों से जो एसिड ऑब्टेन किया जाए उस एसिड को क्या बोला जाता है, उस एसिड को ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। तो कुछ हम लोग एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं और इसका सोर्स के बारे में भी देखते हैं और उसका फॉर्मूला भी देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स हो गया एसिड का। उसके बाद एसिड का नेम लिख लेते हैं, एसिड नेम एंड एसिड का फॉर्मूला। इस चैप्टर में हम लोग इस एसिड के नेम के बारे में सिर्फ नेम को हम लोग याद कर लेंगे, उसका फॉर्मूला को याद कर लेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर आता है केमिस्ट्री का आगे का चैप्टर, उसमें हम इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड कैसे बनता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि पहला हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक में कि जो सोर्स मान लीजिए ये पहला एसिड है फॉर्मिक एसिड। तो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में कुछ देर पहले पढ़ा था कि फॉर्मिक एसिड हमारे डेली लाइफ में कहाँ पे मिलता है, तो हमें एंट जब स्टिंग करता है तो किसमें पाया जाता है वो, तो सोर्स हो गया उसका एंट। और फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो अभी आप याद कर लो और आगे के चैप्टर में आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। HCOOH फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग देखते हैं कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि विनेगर में पाया जाता है। अब एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं, तो CH3COOH को एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब ऑक्सैलिक एसिड है,
अभी हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था कि ये किसमें पाया जाता है, टोमेटो में पाया जाता है, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं सोर्स में टोमेटो। और ये कहाँ पे पाया जाए, एक्चुअली में ये जो पाया जाता है इस फॉर्म में पाया जाता है, COOH ट्वाइस के फॉर्म में, लेकिन इसको ऐसे लिखा तो जाता नहीं है, तो इसको कैसे लिखता है, तो देखो C यहाँ पे एक है, यहाँ पे ट्वाइस का मतलब 2 ठो C, 2 अंदर में है और 2 इधर है, तो 4 हो गया, तो O4 हो जाएगा और H2 हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, C2O4 एंड H2 इसका फॉर्मूला होता है। ये हम लोगों ने देखा। एक एसिड और हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा उसका एग्जांपल, कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो COOH होता है, क्या होता है, तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड किया गया था कि एक इनऑर्गेनिक एसिड था और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड था। इनऑर्गेनिक एसिड जिसे मिनरल एसिड भी हम लोग बोलते हैं या मिनरल एसिड के नाम से भी वो जाना जाता है। तो इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड उस एसिड को कहते हैं जो अर्थ में पाए जाने वाले मिनरल्स से प्रिपेयर किया जाता है, वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। ऐसा एसिड जो एनिमल के बॉडी पार्ट से या प्लांट के बॉडी पार्ट या किसी भी लिविंग बीइंग्स के बॉडी से ऑब्टेन किया जाए, वो होता है ऑर्गेनिक एसिड। तो इन दोनों का कुछ हम लोगों ने एग्जांपल देखा। अब हम लोग स्ट्रेंथ के आधार पे, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ वी विल क्लासीफाई एसिड। तो हम लोग अब क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रेंथ के आधार पे करते हैं हम लोग। Classification of acid on the base of strength। तो स्ट्रेंथ के आधार पे एसिड 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, तो देखते हैं हम लोग। एसिड ये हो गया, एक हो गया अपना स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अभी जो हम लोगों ने पहले प्रीवियस में जो इसको क्लासिफाई किए थे, तो उसके आधार पे हम लोग लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं। जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड वो सभी एसिड जो मिनरल एसिड है, वो सभी एसिड जो क्या है, मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड है, तो हम लोग लिख देते हैं मिनरल्स, मिनरल और इनऑर्गेनिक। मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल में मिनरल एसिड में हम लोगों ने क्या सा पढ़ा था, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था, नाइट्रिक एसिड पढ़ा था, नहीं ये सब हम लोग क्या पढ़े थे, मिनरल एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पढ़े थे, तो सबको एग्जांपल में थोड़ा सा लिख देते हैं। क्या होगा, HCl होगा, फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होगा, फिर HNO3 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि मिनरल एसिड में कार्बोनिक एसिड जो सोडा में पाया जाता है वो भी होता है, जो कैसे बनता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो H2CO3 ये मिनरल एसिड है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। इसके लिए हम लोग लिख देते हैं बगल में, एक्सेप्शन में है। ये कौन सा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। कौन सा होता है, वीक एसिड। अब क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने एसिड का जो स्ट्रेंथ के आधार पे क्लासिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड है वो सभी क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसमें एक एक्सेप्शन में आता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3, वो एक्सेप्शन में आता है, वो वीक एसिड होता है मिनरल एसिड होने के बावजूद। तो हम लोग अब दूसरा देखते हैं, वीक एसिड। अब वीक एसिड क्या है, तो वो सभी एसिड जो क्या है, हम लोगों ने ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ा, तो वो सभी एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड है, तो हम लोग लिख देते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, HCOOH ये एक एसिड पढ़ा था, CH3COOH ये भी एक एसिड पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था C2O4
H2, ये वाला एसिड बना था। तो ये सब ETC ये हम लोग डाल सकते हैं, ये सब क्या है, वीक एसिड है। तो ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी मिनरल एसिड है, एक्सेप्शन में आपको कार्बोनिक एसिड है, और वीक एसिड में ये सब जो है सो आपका वीक एसिड है। अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो जनरली हम लोग यही समझ लें अभी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में कि ऐसा एसिड जिसे हम लोग कंज्यूम कर लें, जिसे हम लोग कंज्यूम कर लें, वो एसिड अपना क्या होता है कि वीक एसिड होता है। ऐसा एसिड जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्वेंट में भी डाल के उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो डेंजरस होता है हमारे बॉडी के लिए, जो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, डेंजरस, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप 5 लीटर वाटर में डाल के एक बूंद फिर भी पिएंगे तो हमें डेंजरस हो जाएगा, हमारे शरीर को वो क्षति पहुंचा देगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड कंज्यूम करने वाला नहीं होता है और वीक एसिड कंज्यूम किया जाता है। तो वीक एसिड कंज्यूम कैसे करते हैं, तो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल पढ़ा था। कर्ड में एसिड पाया जाता है जो कि वो क्या है, वीक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड है, उसे हम लोग खा लेते हैं, हमारे बॉडी में जाता है, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेमन खाते, लेमन में सीड पाया जाता है, तो हम लोगों के बॉडी में कुछ इस तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसे हम लोग कंज्यूम कर पाते हैं। वहीं पे सल्फ्यूरिक एसिड एक बूंद भी डालेंगे, जहां पे डालेंगे वहां से हमारा बॉडी का जो चमड़ा है वो निकल जाएगा, तो वो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को कंज्यूम नहीं कर सकते। तो फिर आप बच्चों कहोगे कि सर आपने बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग कंज्यूम नहीं करते, हमारे पेट में कैसे बनता है। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बनता है, लेकिन हमारा जो स्टोमक है इस तरह से अरेंजमेंट रहता है, उसके चारों तरफ से म्यूकस जो है लाइन को प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस जो है एसिड को हमारे स्किन का, हमारा जो बॉडी का पार्ट है उस पार्ट को से एसिड को कांटेक्ट में आने से ही प्रोटेक्ट कर देता है। इसीलिए हम लोगों के बॉडी में फॉर्मिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हुए भी वो कोई इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो आगे हम लोग चलते हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एसिड के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हम लोग एसिड के बारे में पढ़े, अभी एक दो पॉइंट पढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और दूसरा हम लोग देखते हैं डाइल्यूट एसिड। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है और डाइल्यूट एसिड क्या है। एक ऐसा एसिड जिसमें सामान्यतः क्या हो कि वाटर का पोर्शन जो वाटर हो कम हो, वाटर क्या हो, कम हो, और एसिड की मात्रा ज्यादा हो। यूजुअली कंसंट्रेटेड एसिड यूजुअली है लेस वाटर मोर एसिड, लिख देते हैं। लेस वाटर एंड मोर तो हम लोग वाटर के बारे में, एसिड में वाटर है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे देखिए यूजुअली हैव लेस वाटर एंड मोर एसिड, जहाँ पे ज्यादा एसिड की मात्रा हो कम पानी की मात्रा हो वो एसिड कंसंट्रेटेड एसिड होता है। अब एक बात आप लोग गौर से सोचो कि अगर इसमें हम लोग वाटर की मात्रा बढ़ाने लगेंगे तो क्या होगा, वाटर ज्यादा हो जाएगा और एसिड क्या हो जाएगा, कम। तो हम लोग डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं, यूजुअली हैव मोर वाटर लेस एसिड, usually have more water and less acid। यानी एक ऐसा एसिड जिसमें वाटर पार्ट ज्यादा हो और एसिड पार्ट कम हो उसे डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। एक ऐसा एसिड जिसमें वाटर पार्ट कम हो और एसिड की मात्रा ज्यादा हो वो कंसंट्रेटेड एसिड होता है। तो अगर हम इसमें वाटर मिलाएंगे तो कौन सा एसिड बनेगा, इसमें ये बनेगा। यानी कंसंट्रेटेड एसिड जो है डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए हम अगर वाटर मिलाएंगे इसमें तो ये डाइल्यूट एसिड में बदल जाएगा। तो हम लोग इसको भी लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि व्हेन वी ऐड वाटर इन कंसंट्रेटेड एसिड, एक पॉइंट डाल के लिख देते हैं, व्हेन वी ऐड वाटर
in concentrated acid. We shall obtain dilute acid. अब इसका हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड प्लस वाटर क्या देगा हमें, डाइल्यूट एसिड। तो बच्चों हम लोगों ने सीखा कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐसे एसिड को बोलते हैं जिसमें पानी कम वाटर ज्यादा, और डाइल्यूटेड एसिड जिसमें वाटर ज्यादा और पानी कम होता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए क्या करना होगा, वाटर मिला देंगे तो डाइल्यूट एसिड बन जाएगा हमारा। तो ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आते हैं कि एसिड के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। एसिड का दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली हम लोगों ने 7th में पढ़ा था, वही सब हम लोग रिपीट करेंगे अभी। तो देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का प्रॉपर्टी में हम सबसे पहला देखते हैं कि एसिड क्या होता है। सॉर इन टेस्ट होता है, दूसरा क्या होता है, ये जब एक लोग हम लोग पढ़े थे कि इंडिकेटर, क्या पढ़े थे, इंडिकेटर। नहीं, इंडिकेटर वर्ड से हम लोग ऑलरेडी परिचित हैं। ये वर्ड क्या है, इंडिकेटर क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी गिवन सब्सटेंस में अपना कलर चेंज करके हमें ये बताता है कि वो जो गिवन सब्सटेंस है वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, यही ना। यानी कि द सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग वेदर अ गिवन सॉल्यूशन या गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। द सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर टू टेस्ट whether a given substance is acidic और बेसिक, उसे इंडिकेटर बोलते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि लिटमस जो लाइकन से लाया गया था, नहीं, अलगा और फंगस का जो रिलेशन था उसी रिलेशन से उसको अपडेट एक्सट्रैक्ट किया गया था, पर्पल कलर में लिया गया था, बाद में उसको दो अलग अलग कलर में कन्वर्ट किया गया, ब्लू एंड रेड में। तो वो हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी तो उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या देखते हैं कि इंडिकेटर्स क्या करता है, जब किसी सॉल्यूशन में या किसी सब्सटेंस में डाला जाता है उसको, या उसके ऊपर में डाला जाता है, तो अपना कलर में चेंज करके हमें बताता है कि वो सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंस क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है, इस चीज के बारे में हमें वो बताता है। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो हम लोग लिखते हैं लिटमस। तो लिटमस को, कौन सा लिटमस को एसिड, कौन से लिटमस को कौन से कलर में चेंज करता है, तो वो हम लोग देखते हैं कि ये ब्लू लिटमस जो होता है उसे रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग लिख देते हैं लिटमस टेस्ट में ये क्या करता है, लिटमस टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट में ये क्या करता है, ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड फॉर एन एसिड। सॉरी, ये होता है लिटमस टेस्ट में। इसका लिटमस टेस्ट में ब्लू लिटमस जो होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। शॉर्ट में अगर इसको लिखना चाहो तो ब्लू टू रेड कर दो। अब अगला इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं कि डू एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पहले क्वेश्चन एक बनाते हैं। क्या क्वेश्चन बनाते हैं कि डू इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में जनरली एसिड पाया जाता है, तो वो इसका मतलब ये कंडक्ट करता है। यस लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं,
यस, कहाँ पे करता है? तो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है कहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में। इलेक्ट्रोलाइट जो जनरली होता है एसिडिक होता है, तो वहां पे हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, वो सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। तो यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यस, इसका मतलब क्या है कि यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है एसिड। ये पॉइंट हो गया इसका। अब एक अगला पॉइंट देखते हैं कि एसिड कैसा होता है, नेचर इसका कैसा होता है। तो ये नेचर से हम लोग एसिड के बारे में जानते हैं कि एसिड कोरेसिव इन नेचर होता है। क्या होता है? एसिड आर कोरेसिव, एसिड्स कोरेसिव इन नेचर। तो बच्चों तुम लोग कहोगे कि ये कोरेसिव मतलब क्या होता है? कोरेसिव मतलब क्या होता है? एक ऐसा नेचर किसी भी मटेरियल का जिसकी वजह से वो जिस सरफेस पे पड़े उस सरफेस को क्या कर जाए? खा जाए, नहीं इटेन अप कर जाए। उस सरफेस को इटेन अप कर जाए, उसे बोलते हैं कोरेसिव, नहीं कोरोजन। तो हम लोग लिख देते हैं कोरेसिव मीन्स सरफेस गेट्स इटेन अप। सरफेस गेट्स ईटन, यानी सरफेस को खा जाना। तो जनरली ये जो कोरोसिव नेचर होता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है? मिनरल्स के ऑब्जेक्ट में नहीं रखा जाता है, कंटेनर्स में। अगर इसको मिनरल्स के कंटेनर में रखा जाए तो ये क्या करेगा? उस मिनरल्स को खा जाएगा रिएक्ट करके। हमारे बॉडी पे अगर एसिड को रखा जाए, हमारे बॉडी पे रखेंगे तो हमारा सरफेस जो है, हमारा स्किन है, उसको क्या करेगा? ये बर्न आउट, हटा देगा, नहीं उसे खा जाएगा, उसको मतलब ये काट देगा, नहीं। तो ये चीज होता है। तो इसको ये हो गया, इट इज एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर। हमारे स्किन पे क्या होता है? तो अगर वो मिनरल एसिड है तो सेवर बर्न करता है हमारे एसिड पे, हमारे स्किन पे। हम लोग लिखते हैं मिनरल एसिड काउच सेवर बर्न्स ऑन द स्किन। ये पॉइंट हो गया इसका, जितना भी नेचर था। अब हम लोगों ने पढ़ा कि ये कोरेसिव नेचर होता है, जिसे कहाँ पे रखा जाता है? तो जनरली इसको उस जगह पे रखा जाता है, उन कंटेनर में, उन चीज से बने हुए कंटेनर में रखा जाता है जो वेरी रेसिस्टेंट टू द कोरोजन होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट में रखा जाता है जो कोरोजन का रेसिस्टेंट होता है। तो जनरली वो क्या होता है? प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है। तो अगर ऑप्शन में हमें दोनों ही दिया रहे तो हम लोग देखो, ज्यादा जो रेसिस्टेंट होता है कोरोजन का, वो ग्लास होता है। अगर प्लास्टिक और ग्लास दोनों दिया हुआ है तो हम लोग ग्लास में लगाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि दो नहीं टिक कर सकते तो हम लोग ग्लास में लगाएंगे। अदरवाइज अगर वो ग्लास नहीं है फिर दिया हुआ प्लास्टिक, तो हम लोग प्लास्टिक में उसका और लगाएंगे आंसर। तो क्या रखेंगे? कहाँ पे रखा जाता है एसिड को? एसिड को कहाँ पे रखा जाता है? वेरी हाई रेसिस्टेंट टू कोरोजन वाले ऑब्जेक्ट में रखा जाता है। Acid containers are usually made up of glass and plastic. ये क्या होता है? वेरी रेसिस्टेंट टू द वेरी रेसिस्टेंट टू कोरोजन। कोरोजन का बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होता है, इसीलिए, क्योंकि कोरोजन नहीं होने देता है, इसीलिए इसको उसमें रखा जाता है। तो ये तो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में पढ़ा था। ये एसिड का कौन सा प्रॉपर्टी था? फिजिकल प्रॉपर्टी।
अब हम लोग एसिड के कुछ अलग सा प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को जो पिछला एक्सरसाइज में पिछला चैप्टर जो था हमारा केमिकल इक्वेशन वाला, वो थोड़ा जानकारी रहना चाहिए, तो उसको रिकॉल कर लेंगे। यहाँ पे लिख देते केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड का। तो पहला प्रॉपर्टी जो है एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें ये क्या करता है, जब ये मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, रिएक्ट विद एसिड, यानी एसिड क्या है, एसिड रिएक्ट विद मेटल form react with metal to form मेटल से ये रिएक्ट करता है ताकि ये हाइड्रोजन गैस बनाए, हाइड्रोजन गैस। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेटल प्लस एसिड, तो जब भी मेटल प्लस एसिड होगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि जैसे जिंक है और उसे H2SO4 से रिएक्ट करवाया गया। किससे किया गया, H2SO4 से। तो हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था, जिंक जो होता है हाइड्रोजन से क्या होता है कि ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसको ये डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 बनेगा। हम लोग पढ़े थे पिछला चैप्टर में कि हाइड्रोजन को जब भी लिखते हैं तो कौन से स्टेट में, डायटोमिक स्टेट में लिखते हैं। ये जिंक सल्फेट क्यों बना ऐसे, ZnSO4 ही क्यों बना, तो हम लोग देखते हैं कि जिंक का भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है। हम इसको यहाँ पे करेंगे, ये भी दोनों 1, इसीलिए जिंक सल्फेट ऐसे बन गया। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी बन रहा है इस एरो से, इसका मतलब विभक्त हो रहा है। नहीं, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि मैग्नीशियम जो है उसको जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाया गया तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, मैग्नीशियम उसके कंपाउंड से अलग करेगा। लेकिन मैग्नीशियम का कितना होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका 2 होता है और इसका क्या होता है, 1 होता है। जब ऐसे जाएगा ये वाला इधर आ जाएगा 1, इधर 2 चला जाएगा तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2, ये इवॉल्व होगा। लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। हाइड्रोजन आपका 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे अगर 2 लगाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने देखा, ये कौन सा इक्वेशन है। तो अगर पूछा जाए, अगर ऐसा एग्जाम में दे भी सकता है कि इक्वेशन दे दे और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के बारे में हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसको इसने डिस्प्लेस किया है, यहाँ पे H को इसने डिस्प्लेस किया। ये कौन सा हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है। अब इसका अगला प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चलते हैं कि अगला प्रॉपर्टी क्या है एसिड का। तो अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं एसिड का अगला, ये जब भी मेटल के कार्बोनेट से या मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है इसका, रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। या तो बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। टू फॉर्म क्यों रिएक्ट करता है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉल्ट भी बोल सकते हैं, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
तो 2 पॉइंट है, एक तो मेटल के कार्बोनेट से, दूसरा मेटल के बाइकार्बोनेट से। तो मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड जब भी होगा तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। दूसरा इसमें भी बताया कि हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होना चाहिए या बाइकार्बोनेट होना चाहिए, उसी को बोलते हैं प्लस एसिड। सेम थिंग यहाँ पे भी बनेगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग इन दोनों ही मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से एक एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। देखो बच्चों, हम लोग पढ़े थे कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, सोडियम और कार्बोनेट से, कार्बोनेट का 2, सोडियम का 1। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया ना, इसीलिए ऐसे है। सोडियम कार्बोनेट है, ये किससे रिएक्ट किया, तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवा दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है। तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। तो यहाँ पे ये इसके जगह पे आएगा, ये इसके जगह पे आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन जब यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बनता है तो उसके लिए क्या होता है प्रोसेस, हाइड्रोजन कार्बोनेट तो हमें ये अनबैलेंस फॉर्म में होता है, वो उस फॉर्म में तो रहेगा नहीं, लेकिन सोडियम और क्लोराइड तो बनेगा। तो सोडियम का क्या होता है 1 और क्लोराइड का क्या होता है 1, दोनों का 1 1 होता है। तो सीधा क्या बन जाएगा NaCl प्लस। अगर हम इसको देखते हैं, अगर ये यहाँ पे आ जाता है और ये वाला यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ये यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन का 1 और कार्बोनेट का 2, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा, यहाँ पे 1, यानी H2CO3 बनेगा। नहीं तो हम लोग उसको लिखते हैं H2CO3। लेकिन एक्चुअली में ये जो होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट वो बैलेंस फॉर्म में नहीं रहता है, अनस्टेबल फॉर्म में होता है, इसलिए ये ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसको तोड़ के ऐसे लिखा जाता है H2O प्लस CO2, उसको 2 पार्ट में बांट के लिखा जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोनाइट सोडियम हमारा 2 है और यहाँ पे सोडियम 1 है। तो यहाँ पे अगर सोडियम को 2 बनाना है तो यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डालना होगा। HCl में भी यहाँ पे 2 डाल दिए तो ये हमारा एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, एक हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सीधा सीधा 2 लाइन इसके बीच में, 1 लाइन इसके बीच में, 1 लाइन इसके बीच में। सोडियम प्लस आयन बनाता है, ये माइनस आयन बनाता है। हम लोग कितना आयन बनाता है वो नहीं, सिर्फ प्लस माइनस देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंजिंग इस तरह से होता है, ठीक है। ये तो कार्बोनेट था मेटल का, सोडियम क्या था, मेटल था और कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट था। दूसरा देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, नहीं तो पोटेशियम का भी 1 है, इसका भी 1 होता है, इसलिए सीधा KHCO3 लिखाया। HCl एक एसिड है, इससे रिएक्ट किया, ये क्या है, बाइकार्बोनेट प्लस एसिड है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पे बनता है सॉल्ट। एक चीज देखते हैं यहाँ पे, इसको भी 2 पार्ट में बांटते हैं, इसको भी 2 पार्ट में, ये प्लस हुआ है, ये माइनस है, ये माइनस और ये प्लस है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस करेगा। तो म्यूचुअल एक्सचेंज जब भी करेगा तो सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। एक तो H2, ये जब H यहाँ पे आएगा क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, KCl बनेगा। क्या बनेगा, KCl। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम का भी 1 और क्लोरीन का भी 1, तो क्या बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका, KCl ही बनेगा। एक बनेगा पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा क्या बनेगा, जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, लेकिन वो तो अनबैलेंस, ये वाला फॉर्मेट होता है, ये तो अनबैलेंस होता है, वो टूट के किस में बदलेगा, H2O प्लस CO2 सॉरी, यहाँ पे CO2 ऐसे बनेगा। तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट था और ये मेटल का कार्बोनेट था। जब इस तरह से रिएक्शन हुआ तो उस कंडीशन में
तो जब कार्बोनेट था तो कार्बोनेट जब रिएक्ट किया तो भी वही सेम चीज आया। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अगला इसका प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग करते हैं, फिजिक केमिकल प्रॉपर्टी। Acid react with base और alkali to form salt and water. ये जो रिएक्शन होता है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसा कि इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस का जो अपना प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज को एक दूसरे को कैंसिल कर दे। जैसे एसिड है तो एसिड का प्रॉपर्टी भी कैंसिल हो जाएगा, बेस का भी प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगा। वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड क्या करे, बेस से या अल्कली से करे। अल्कली क्या होता है? तो ये भी एक बेस होता है। क्या होता है? ये भी एक बेस होता है। यानी कि ये जो अल्कली होता है, ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो, वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल बेस को बोला जाता है अल्कली। ठीक है। एसिड बेस सॉल्ट जो है इसमें फॉर्मेशन होता है, जिसका भी एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करे तो क्या बनाता है। NaOH प्लस HCl। ये दो है, ये एसिड है और ये बेस है। तो ये दोनों ही कंपाउंड है। तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आयन है। ये नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन बनाता है, ये नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस होगा। तो क्या बनेगा? एक तो NaCl बनेगा, अपना NaCl बनेगा, नहीं जो सॉल्ट होता है। दूसरा बनेगा H2O, ये सॉल्ट है अपना, और ये वाटर है। ये दो चीज का फॉर्मेशन हो गया। ये न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है। ये जो है हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? अल्कली है। इसके बारे में हम लोग जब बेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये सब बात हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सा बेस वाटर सोल्यूबल होता है और कौन सा बेस वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि KOH, ये भी अल्कली है। जब सल्फ्यूरिक एसिड से उसको रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनाता है? ये पोटेशियम सल्फेट बनता है, K2SO4 बनता है। क्यों? इसका 1 होता है, SO4 का 2 होता है। ये जो एक दूसरे पे ऐसे करेगा तो K2SO4 बनेगा, प्लस वाटर बनता है। ये भी हम लोगों ने देखा कि अलग अलग ये भी अल्कली था। तो ये दो एग्जांपल हमने देखा कि जब एसिड जब बेस से रिएक्ट किया तो सॉल्ट एंड वाटर, ये भी एक सॉल्ट है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड थे, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग देखते हैं कि जनरली जो भी एसिड देख रहे हैं, सारे एसिड में हम लोग एक कॉमन थिंग देख रहे हैं। यहाँ पे एसिड है तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एसिड है तो हाइड्रोजन है। जहाँ पे भी एसिड है हम लोगों ने देखा, जो भी एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन? What do all
acid having कॉमन। तो ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन, हम लोग आंसर में क्या लिख सकते हैं, तो आंसर में लिखते हैं ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन। अब हम लोगों ने ये बात तो लिख दिया कि सारे एसिड हाइड्रोजन कंटेन करता है, लेकिन ये क्यों कंटेन करता है, इसका मतलब जब इसका मतलब हाइड्रोजन जो है सो एसेंशियल है इसके लिए, एसिड के लिए, क्योंकि सारे एसिड में पाया जाता है। तो कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जैसे कि देखते हैं कि HCl देखते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम यहाँ पे AQ लगाते हैं, AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, सॉल्वेंट वाटर हो, उसे AQ बोला जाता है। एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, यानी कि एक हाइड्रोजन आयन बनता है और एक क्लोरीन आयन बनता है, नेगेटिव और एक पॉजिटिव बनता है। नहीं, जब इसमें एक्वस सॉल्यूशन में जब वाटर डाला जाता है, जब ये वाटर मिलता है इसमें, तो ये क्या करता है, ये H3O प्लस आयन बनाता है, H3O प्लस आयन प्लस क्लोरीन आयन बनाता है। ये होता है एक्चुअल इक्वेशन, ये जो होता है आयोनिक इक्वेशन होता है। ये कौन सा होता है, आयोनिक इक्वेशन, आयोनिक, और ये एक्चुअल इक्वेशन होता है। एक्चुअली ऐसा होता है, अब ये H3O कैसे बना, तो यहाँ पे देखो हो गया यहाँ से ये यहाँ पे गया, तो ये जो होता है, ये जो H3O प्लस है, ये है क्या, इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आर। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन बनता है, ये तभी बनता है जब वाटर से H प्लस, ये जो H प्लस आयन है जब वाटर से जुड़ता है तभी H3O प्लस आयन बनता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। और इसी हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस की वजह से कोई भी सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर होता है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन जो है वही एसिडिक प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस में लाता है, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोनियम आयन जो होता है वही क्या लाता है, एसिडिक प्रॉपर्टी लाता है। हाइड्रोनियम आयन का दूसरा नाम भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि ये क्या होता है, पोलर फॉर्म में जब H प्लस आयन वाटर से जुड़ता है तो क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन। तो हम लोग ये लिख सकते हैं H प्लस एक्वस, अगर हम लोग लिखते हैं AQ है, इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन प्लस एक्वस मतलब वाटर, ये दोनों मिला के हाइड्रोजन आयन प्लस वाटर, ये दोनों मिला के क्या बनाएगा, H3O। यानी हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस की वजह से ही सभी एसिड का जो प्रॉपर्टी होता है हाइड्रोनियम आयन की वजह से, और हाइड्रोनियम आयन बनने के लिए H प्लस आयन होना जरूरी है, और H प्लस आयन तभी हाइड्रोनियम आयन बनाएगा जब उसे वाटर से वो जुड़ेगा, तब पोलर फॉर्म में, जब वो वाटर से पोलर फॉर्म में जुड़ेगा तब। हम लोग लिखते हैं H प्लस प्लस H2O, यहाँ पे लिख देते हैं पोलर फॉर्म, तो बनाएगा H3O प्लस, ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। तो द acidic property of any substance is due to the hydronium ion, and hydronium ion forms when H plus ion is present. H plus ion is present, and in this equation we have learned water is also essential for the hydronium ion, because in absence of water H plus ion will not make hydronium ion, that is H3O plus. So for to obtain H3O plus we need water. H plus ion also need water for to obtain H3O plus ion, that is hydronium ion. So water is also essential. Water is also essential for the acid. It means water will also present always in the acid. In conclusion, we can write. Water is essential for the acid to show its acidic behavior. Why? Because water से ही H plus आयन जुड़ के क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो हम लोग एक इसका कंक्लूजन लिखते हैं, water is
essential for the acid to show its acidic behavior. क्यों? क्योंकि बिना because without water H plus ion will not able to form H3O plus ion. इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब हाइड्रोनियम आयन के बारे में थोड़ा सा जानकारी एक्स्ट्रा लेते हैं. हाइड्रोनियम आयन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि H प्लस आयन जो है सो पोलर फॉर्म में जब वाटर से कंबाइन करता है, जैसे HNO3 देखते हैं. HNO3 AQ है, एक्वस है, यानी वाटर सॉल्वेंट है इसका. तो जब ये वाटर से मिक्स होता है तो क्या बनाता है? इसमें H प्लस आयन था, H प्लस आयन प्लस नाइट्रिक माइनस में आता है. ये सिंपल वर्जन है इक्वेशन का. जब इसको वाटर के साथ HNO3 जो है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, वाटर के प्रेजेंस में है, क्योंकि AQ है इसलिए प्रेजेंस में ऐसे बनता है. एक्वस सॉल्यूशन में है तो हाइड्रोजन प्लस में है और NO3 माइनस में है, दो अलग अलग फॉर्म में है. अब जब इसमें वाटर जोड़ा जाए इस एक्वस वाले में, HNO3 प्लस H2O जब डाला जाए एक्वस वाले में, तो क्या होगा? यहाँ पे एक ठो बनेगा H3O प्लस और दूसरा क्या बनेगा? NO3 माइनस. ये तो सिंपल वर्जन था इक्वेशन का, सिंपल था. ये एक्चुअल है. ये अपना ये यहाँ पे बना, देख रहे हैं हाइड्रोनियम आयन, और इसी की प्रेजेंस की वजह से इसमें जो है एसिडिक बिहेवियर पाया जाता है. सेम टू सेम अगर हम दूसरा है देखते हैं H2SO4 में भी, तो H2SO4 में भी जब वाटर से हम लोग जोड़ेंगे, एक्वस है, H2SO4 अगर एक्वस है तो एक्वस का मतलब क्या? H प्लस और SO4 माइनस, यही ना, यही फॉर्मेट में बनेगा. तो यहाँ पे ये जब वाटर से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? H3O प्लस और SO4 माइनस बनाएगा. तो ये चीज होता है हाइड्रोनियम आयन में. अब हम लोग आगे का डिस्कस जो है, कुछ बेसिक थिंग जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि एसिड जो होता है स्ट्रांग होता है और वीक होता है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि एसिड क्यों स्ट्रांग होता है और क्यों वीक होता है. इस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा एक बार देखते हैं कि एसिड स्ट्रांग क्या है. क्वेश्चन आता है बच्चों कि व्हाट मेक्स एन एसिड स्ट्रांग और वीक. What makes an acid strong or weak? क्वेश्चन आता है. तो हम लोग एक चीज देखते हैं, एग्जांपल में देखते हैं. HCl है जो कि एक्वस फॉर्म में है. कौन से फॉर्म में है? एक्वस है. एक्वस का मतलब इसमें दो आयन में ये बदलेगा, एक तो H प्लस आयन में और दूसरा Cl माइनस में बदलेगा. एक बात देखो, जब ये एक्वस के फॉर्मेट में हो तो उसका जो एलिमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा आयन बनाए, ज्यादा से ज्यादा आयन. HCl है, एक्वस है. आयन का मान लीजिए ये जो कंपाउंड है इसमें H प्लस आयन और Cl माइनस, ये मान लीजिए 98% दोनों टूट के बन गया, 98% बन गया, 98% क्लोरीन भी बना, 98% हाइड्रोजन भी बना. तो एक ऐसा आयन जिसमें ज्यादा से, एक ऐसा कंपाउंड जो ज्यादा से ज्यादा क्या बनाए? H प्लस आयन यानी आयन बनाए, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है. जिसमें कम होता है वो वीक होता है. जैसे CH3COOH देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है कि CH3OO माइनस एंड H प्लस है.
तो यहाँ पे क्या होता है कि इस एसिड में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ही कम आयन बनता है। ये जो आयन बनता है मात्र 20 बनता है, ये 20 बनता है, 20% एंड 20% बनता है। 20% एंड 20% बनता है। तो अगर जिस कंपाउंड में ज्यादा से ज्यादा आयन बने, ज्यादा से आयन ज्यादा बने, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। वो कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वो कौन सा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जिसमें कम से कम बने उसे वीक एसिड बोला जाता है, उसे वीक एसिड बोला जाता है। वीक एसिड में जनरली जो आयन बनते हैं वो 20 से लगभग लगभग नीचे ही रहता है, और 20 से ऊपर जब भी जाता है, जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जिसमें ज्यादा आयन बने, ज्यादा परसेंटेज ऑफ आयन बने, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जिसमें कम परसेंटेज ऑफ आयन बने वो वीक एसिड होता है। तो ये एसिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड वीक होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। जब एसिड में ज्यादा परसेंटेज जो है सो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा टूट के इसका क्या बने, आयन बने, ज्यादा परसेंटेज, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब कम परसेंटेज हो, यानी मान लीजिए यहाँ पे 20% है, 17%, 18%, 15%, 2%, तो वो क्या होता है, वीक एसिड में बनता है। ठीक है। तो लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ऑल एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन, लेकिन ये बात आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि जहां पे भी हाइड्रोजन है वो एसिड होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हाइड्रोजन है तो उसका कुछ स्पेसिफिक फीचर होता है, तभी वो एसिड हो सकता है। अगर स्पेसिफिक फीचर नहीं है तो एसिड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग ग्लूकोज देखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है लेकिन वो एसिड नहीं होता है। देखिए जैसे ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। इसमें हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिड नहीं है। अल्कोहल देखते हैं, अल्कोहल में C2H5OH होता है, इसमें भी हाइड्रोजन है लेकिन ये दोनों ही एसिड नॉट एसिड, ये एसिड नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला वीडियो में हम अपना बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।